नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स। आज हम बात करेंगे आईवीएफ फेल होने के क्या रीजंस हो सकते हैं इसके बारे में। काफी बार ये होता है कि पेशेंट सोचते हैं कि अगर हम आईवीएफ कर रहे हैं तो हमें 100% सक्सेस आ जाएगा, लेकिन आईवीएफ एक साइंस है जिसमें हम सिर्फ आपके एग्स शरीर के बाहर निकाल के एम्ब्रियोज बना के एम्ब्रियोज शरीर के अंदर डाल रहे हैं। तो अगर आपका आईवीएफ कोई वजह से फेल हो रहा है तो हम ये जरूर देखना चाहते हैं कि ये क्यों फेल हो रहा है। तो आईवीएफ फेल होने की जो वजह होती है, हो सकता है कि आपके एम्ब्रियो में हो या हो सकता है कि आपके यूट्रस में हो। अब एम्ब्रियो और यूट्रस छोड़ के भी और वजह हो सकती है जिनके वजह से आईवीएफ फेल हो, जैसे कि मेडिकल कंडीशंस जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड थायराइड इश्यूज। अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो ऐसे पेशेंट्स में भी देखा गया है कि आईवीएफ फेल होता है। काफी बार ऑटो एंटीबॉडीज यानी कि शरीर में ऐसे कोई एंटीबॉडीज रहते हैं जिनके वजह से शरीर प्रेगनेंसी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये मेडिकल रीजंस हो गए आईवीएफ फेल होने के। और भी रीजंस होते हैं जिसे हम इम्यूनोलॉजिकल रीजंस कहते हैं, और हो सकता है कि कोई जेनेटिक रीजन हो इसके लिए आपका आईवीएफ फेल हो गया हो। तो अब हमें जरूरी है कि देखना कि ये रीजन क्या हो सकता है। तो एम्ब्रियो में क्या रीजन हो सकता है? अगर एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपका आईवीएफ फेल हो। अगर हम डे 3 के एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर हम 2 डे 3 के एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो चांसेस 30% के आसपास होते हैं। वो भी अगर सही ग्रेड के यानी कि 8 सेल और अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज है तो ये चांसेस 30% होते हैं। अगर हम डे 5 के एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर रहे हैं तो यही आपके चांस 60% तक जा सकते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो बाहर 5th डे तक बढ़ रहा है तो उसका पोटेंशियल अच्छा है कि वो आगे चल के प्रेगनेंसी दे। इसलिए हम देखते हैं कि आपको आपके साइकिल में डे 3 के एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए थे या डे 5 के। डे 6 के एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी प्रेगनेंसी आ सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस डे 5 से थोड़े कम हो सकते हैं। हो सकता है लगभग 30% के आसपास चांसेस हो। फिर डे 5 डे 6 के ये जो ब्लास्टोसिस स्टेज के एम्ब्रियो है, इनमें भी ग्रेडिंग का सिस्टम होता है। अगर ये बेस्ट ग्रेड के एम्ब्रियो है तो उनमें चांसेस अच्छे रहेंगे। अगर उसमें भी अगर आपका एम्ब्रियो का ग्रेडिंग कम है तो उसमें हो सकता है थोड़े चांसेस कम हो जाए। तो ये हो गया एम्ब्रियो की क्वालिटी डे और ग्रेडिंग के बारे में। और एम्ब्रियो में क्या रीजन हो सकता है आईवीएफ फेल होने का? अगर कोई एम्ब्रियो जेनेटिकली अबनॉर्मल है तो उसके चांसेस इम्प्लांट होने के कम हो जाते हैं, और अगर ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया तो मिसकैरेजेस की रिस्क भी ऐसे केसेस में ज्यादा होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं? तो अगर किसी का आईवीएफ फेल हुआ है तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप आईवीएफ के साथ साथ पीजीटी टेक्निक भी इस्तेमाल करें। पीजीटी टेक्निक में हम क्या करते हैं कि आपके जो गुड ग्रेड ब्लास्टोसिस स्टेज एम्ब्रियो है उनकी हम बायोप्सी करके वो जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजते हैं और आपके एम्ब्रियोज फ्रीज करके रखते हैं जब तक ये एनालिसिस का रिपोर्ट हमें हाथ में आ जाए और हमें पता चल जाए कि आपके कितने नॉर्मल एम्ब्रियोज हैं और कितने अबनॉर्मल एम्ब्रियोज है। तो रिपोर्ट में ये लिख करके आता है यूप्लॉइड और अनयूप्लॉइड। तो अनयूप्लॉइड जो एम्ब्रियोज होते हैं वो एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं, उन्हें ट्रांसफर हम नहीं करते क्योंकि ऐसे एम्ब्रियोज से बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्प्लांटेशन के चांसेस कम होते हैं और मिसकैरेजेस के रिस्क भी बढ़ जाती है। तो हमें यूप्लॉइड एम्ब्रियो यानी कि जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो सिलेक्ट करना है ट्रांसफर के लिए। अगर हम आपका यूप्लॉइड एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका प्रेगनेंसी कंटिन्यू होके हेल्दी बेबी का जो सपना है वो पूरे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये था एम्ब्रियो की क्वालिटी के बारे में। अब इनडायरेक्टली क्या क्या चीज एम्ब्रियो क्वालिटी अफेक्ट कर सकता है? आपका एग क्वालिटी और आपका वाइफ का जो एज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्ब्रियो क्वालिटी में। जैसे अगर वाइफ का एज ज्यादा है या 40 के ऊपर हो जाता है तो एम्ब्रियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें इवन पीजीटी में यूप्लॉइड एम्ब्रियो आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाइफ का एज, अगर हम कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंक्लूडिंग आईवीएफ। तो वाइफ का एज, वाइफ का एग क्वालिटी, वाइफ का एग नंबर, ये सारी चीजें हमें इनडायरेक्टली एम्ब्रियो क्वालिटी पे असर डालती है। और क्या चीजें हो सकती है जो एग क्वालिटी पे असर डालेंगी?
तो अगर किसी को पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, ये चीजें भी आपके एग क्वालिटी पे असर डालती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, हम उनको विटामिन के टैबलेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के टैबलेट्स आपके आईवीएफ साइकिल के पहले लगभग 102 महीने तक खाने के लिए बोलते हैं, जिससे हो सकता है आपके एग क्वालिटी पे अच्छा असर आके एम्ब्रियो क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। अब सेकेंड चीज जो है, जो एम्ब्रियो क्वालिटी में असर डालती है, वो है स्पर्म क्वालिटी। तो स्पर्म क्वालिटी जो होती है वो भी आपके एज पे डिपेंड करेगी। अगर जो जेंट्स हैं उनका एज 50 से ज्यादा है तो हो सकता है स्पर्म क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन यूजुअली जो है 50 की उम्र तक स्पर्म क्वालिटी एज से खराब होने के चांसेस इतने रहते जितने आपकी लाइफस्टाइल से स्पर्म क्वालिटी खराब होने के चांसेस रहते हैं। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ी हुई है, आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, आपको थायराइड का इश्यू है, आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो ये सारी चीजें जो है आपके स्पर्म क्वालिटी पे अफेक्ट करती हैं। अगर आपको वेरिकोसील है, अगर आपको और कोई इन्फेक्शन है जो टेस्टिस में हो, या आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो, ये चीजें भी आपके स्पर्म क्वालिटी पे असर डाल सकती है। तो हम क्या करते हैं, अगर इनमें से कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आईवीएफ स्टार्ट करने के पहले आपको वो कंट्रोल में लानी है। आप चाहे आपका ब्लड शुगर हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हो, या आपका वजन हो, अगर वजन कम करने के लिए टाइम लग रहा है तो भी हम आईवीएफ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम कुछ प्री मेडिकेशंस देते हैं स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जिसमें सप्लीमेंट्स होते हैं लाइकोपिन, सेलेनियम, कोएंजाइम Q10, ये सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनके सप्लीमेंट्स हम एटलीस्ट 2 मंथ्स आईवीएफ स्टार्ट करने के पहले देते हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं, इससे आपका स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव हो सकता है। और क्या कर सकते हैं स्पर्म क्वालिटी के लिए, एक टेस्ट होता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। अगर ये DFI बढ़कर है तो हम पेशेंट्स को स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक आईवीएफ में यूज करने की सलाह देते हैं। तो डिफरेंट स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि मैक्स है या फिर माइक्रोफ्लूइडिक्स है। काफी बार अगर DFI बहुत ज्यादा बढ़कर है तो टेस्टिकुलर स्पर्म्स, यानी कि टेस्टिकुलर बायोप्सी या टीजा करके जो स्पर्म्स लिए जाते हैं, उनको भी हम आईवीएफ में यूज करके एम्ब्रियो क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये हो गए एम्ब्रियो क्वालिटी के बारे में। अब हम देखेंगे कि यूट्रस में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यूट्रस में जो फैक्टर्स हो सकता है, आपके यूट्रस के मसल लेयर में कुछ इश्यूज है, या आपके लाइनिंग में कुछ इश्यूज हैं। तो हम देखते हैं मसल लेयर में क्या इश्यूज हो सकते हैं। मसल लेयर में कभी फाइब्रॉइड की गांठें हैं जो बहुत बड़ी है, या कोई फाइब्रॉइड की गांठें यूट्रस के अंदर जा रही हैं, तो ऐसे केसेस में फाइब्रॉइड्स की वजह से भी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर सेकेंड रीजन हो सकता है एडिनोमायोसिस, जो कि एक बच्चेदानी की स्वेलिंग होती है। काफी पेशेंट्स में हम देखते हैं जिनको रिपीटेड मिसकैरेजेस हो गए हैं, या जिनको एंडोमेट्रियोसिस भी है, उनमें ये एडिनोमायोसिस की जो यूट्रस की स्वेलिंग है ये देखी जाती है। तो ये स्वेलिंग भी इम्प्लांटेशन में दिक्कत कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, तो ये फाइब्रॉइड्स की ये एडिनोमायोसिस की जो स्वेलिंग है, इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले। कि जैसे आपका आईवीएफ साइकिल हो गया, आपके एम्ब्रियोज फ्रीज हो गए, तो जिन पेशेंट्स को फाइब्रॉइड निकालने की जरूरत है उनको हम मायोमेक्टमी, ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो करके फाइब्रॉइड निकालने की सलाह देते हैं। अगर जिन पेशेंट्स के फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर दबाव नहीं डाल रहे हैं लेकिन दीवार में है, या एडिनोमायोसिस की स्वेलिंग है, उन पेशेंट्स में हम कुछ इंजेक्शंस होते हैं हार्मोन के, वो दे करके वो स्वेलिंग कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये करने के बाद में अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान करें तो आपकी डेफिनेटली सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है यूट्रस में, अगर किसी का यूट्रस के अंदर पर्दा हो, जिसे हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं, और उनको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हों, तो हम सेप्टोप्लास्टी यानी कि ये पर्दा हटाने की सर्जरी करके फिर आईवीएफ प्लान करते हैं। काफी बार देखा जाता है यूट्रस के लाइनिंग जो होती है वो बहुत पतली होती है, यानी कि थिन एंडोमेट्रियम, तो ऐसे पेशेंट्स में भी इम्प्लांटेशन का चांसेस कम रहते हैं। तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है, हम उसे बढ़ाने के लिए मेडिसिन द्वारा, या हो सकता है कोई सर्जिकल प्रोसीजर जैसे हिस्ट्रोस्कोपिक पीआरपी है या इंट्रायूट्राइन पीआरपी है, उसके द्वारा ये लाइनिंग को अच्छे से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी लाइनिंग थिकनेस 7 mm के ऊपर है, प्रेफरेबली 8 to 12 mm के बीच में है, तो आपके चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया यूट्राइन लाइनिंग के बारे में।
काफी बार हम देखते हैं, अगर कोई बाहर आईवीएफ फेल होकर के आ रहा है और हम स्कैन करते हैं तो हम देखते हैं कि बाजू में ये जो ट्यूब है उसमें पानी भरा हुआ है, जिसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं, और ये पानी यूट्रस के अंदर जा रहा है। तो जो भी पेशेंट्स को हाइड्रोसाल्पिंग्स है, जो कम्युनिकेटिंग है यूट्राइन कैविटी के साथ में, जिसका पानी यूट्रस के अंदर जा रहा है, उनको हम लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल डीलिंकिंग या लैप्रोस्कोपिक साल्पिंजेक्टमी, यानी कि यहाँ से ट्यूब को डिस्कनेक्ट करके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये ट्यूब में भरा हुआ जो पानी होता है वो एम्ब्रियो के लिए टॉक्सिक होता है, वो यूट्रस की लाइनिंग भी खराब कर सकता है और वो एम्ब्रियो को मैकेनिकली वॉश ऑफ भी कर सकता है। तो ये इम्प्लांटेशन के चांसेस घटा देता है। अगर बाई चांस इम्प्लांटेशन हो गया तो जिन पेशेंट्स में हाइड्रोसाल्पिंग्स है उनमें देखा गया है कि मिसकैरेजेस की रिस्क भी बढ़कर रहती है। तो बेटर है कि ऐसे पेशेंट्स को जिनको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसाल्पिंग्स है, हम डीलिंकिंग या साल्पिंजेक्टमी करने के बाद ही आईवीएफ करें। तो ये हो गए यूट्रस और ट्यूब रिलेटेड कॉजेस आईवीएफ फेल होने के। फिर और रीजंस होते हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जिनके लिए हम काफी बार कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं। अगर उनमें कोई चीज हमें पॉजिटिव मिलती है तो उस हिसाब से हम एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक्स्ट्रा मेडिसिन दे करके आपके आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो ये इम्यूनोलॉजिकल रीजंस जो होते हैं, इनके लिए स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही हम ये सलाह दे सकते हैं। तो ये था आईवीएफ फेल होने के रीजंस के बारे में। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज से आपको प्रॉब्लम है या आप इन चीजों से जूझ रहे हो तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। धन्यवाद।